हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 60 डेज दूर है। एक्चुअली फर्स्ट डे अभी एग्जाम पड़ेगा, तो ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका अगला 60 दिन और प्रीलिम्स एग्जाम के पहले की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन के अंदर वीडियो के जितने पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो टाइम स्टैम्प में टाइम के संग गिवन रहेंगे। आप लोग जो पार्ट चाहे पहले जाके देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि ये स्ट्रेटेजी प्लान किस मकसद से बनाया गया। प्लान का सिंपल मकसद है कि आप खुद को गाइड कर सके। कैसे गाइड कर सके, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कितना टाइम एलोकेट करना होता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सिर्फ 3 डेज बाकी है तो कौन से चीज़ को कितना टाइम दिया जाए। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि चीज़ें प्रायोरिटाइज कैसे करनी होती है। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट 3 डेज में हम लोग रिविजन को प्रायोरिटी दें इन एनी केस, और कोर कंपोनेंट को प्रायोरिटी दें। कोर कंपोनेंट यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाले पार्ट को जितना फोकस कर सके, रिविजन पे फोकस कर सके, हाँ, हम लोग के लिए प्रीलिम्स एग्जाम में फायदेमंद रहेगा। वो बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन। चौथा बात ये है कि लेटिंग एडिशनल थिंग्स गो। तो दो एस्पेक्ट है। पहला, एडिशनल थिंग माने कि प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो, तो प्रीलिम्स एग्जाम देने के अलावा जो एडिशनल चीज आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए या साइडलाइन कर दीजिए। सेकेंड बात ये है, प्रीलिम एग्जाम की तैयारी के दौरान उसमें भी जो एडिशनल चीजें कर रहे हो, सिवाय रिविजन के या कोर कंपोनेंट पढ़ने के, आपने 6 कोचिंग ला के रखा है, हर सब्जेक्ट का अलग कोचिंग हो आपका, तो कोई मतलब नहीं है। सब चीज को नरीफाई कीजिए, अपना कोर चीज पर रिविजन पे फोकस कीजिए। सारे एडिशनल बातें को साइड करना है। ये स्ट्रेटेजी बनाने का अगला पर्पस क्या है कि हमें एग्जाम रेडी बनना है। एग्जाम रेडी बनने का मतलब जो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें रिवाइज करें, जो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक ना एक बार प्रैक्टिस करें, उनको देखें जरूर और प्रैक्टिस करें एक बार। फिर उसके अलावा सिर्फ 60 डेज बाकी है, तो एवरी डे 10, 20, 30 क्वेश्चन जितना हो सके, हमारे टाइम में सुटेबल बैठ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका डेली प्रैक्टिस बना रहेगा, तो आपके माइंड में कुछ रहेगा कि ए बी सी डी ऑप्शन में गोला लगाना होता है, तो चुनना होता है, एलिमिनेशन का मतलब ये होता है। ये सब प्रैक्टिसिंग से ही आएगा। फिर फोर्थ बात ये है कि प्रैक्टिसिंग फुल मार्क्स। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको एटलीस्ट 2 से 3 फुल मार्क देना होना चाहिए। फुल मार्क मैंने इस सब्जेक्ट का, एक तो जनरल स्टडीज 1 का, तो 2 से 3 कंपल्सरी देना है। फिर सीसेट का आपको एटलीस्ट 2 फुल पेपर देना है। कौन सा 2 फुल पेपर? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसेट का आया था 2021-22, उसको आप लोग अलग से रख के रखिए। तो आप लोग को टच भी नहीं करना है, उसको सीधा आपको फुल मॉक की तरह देना है। ये बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड प्लान होता है जो आपको गाइड करता है और आपको एग्जाम रेडी बनाता है। अब आता है स्ट्रैटेजी के की एस्पेक्ट, रिवाइजिंग। बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है ये जानने में कि रिवीजन कितना करना होता है, फिर रिवीजन कैसे करना होता है, ये सब चीज, या फिर और भी कई सारी बातें। और देखिए, ये बात आप लोग मान लीजिए कि रिवीजन आपका मेजर फोकस होना चाहिए अगले 60 दिन में। इसका मतलब ये नहीं खाली आप रिवीजन ही करते रहो। हो सकता है कई लोगों को कुछ कंप्लीट नहीं हुआ हो, टाइम कंप्लीट करना है, और मेजर फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द डे आपका रिवीजन में बीतना चाहिए अगले 60 दिनों में एटलीस्ट। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास यूपीएससी में याद करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारे पास एटलीस्ट 17 सब्जेक्ट है, 17-18 सब्जेक्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम के हिसाब से अपने पास 8 या 9 सब्जेक्ट है, और 10-11 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, समझ लो। तो हमारे पास इतना सारा सब्जेक्ट है, उसका इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टैटिक पार्ट है, कुछ करंट अफेयर्स पार्ट है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है माइंड में ऑलरेडी स्टोर। किसी लोगों का आइडेंटिक मेमोरी होता है, उनको सब कुछ याद रहता है एक बार देखने के, पर मोस्ट ऑफ द पर्सन का नहीं होता। तो आपको कंटिन्यूस रिवीजन से दो फायदा होता है। पहला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और दूसरी, आपको चीजें याद रहती है। ये रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। सेकंड बात क्या है? देखिए, एग्जाम हॉल में आप जाओगे ना तो आपको 2 ही घंटा मिलेगा, क्यों? आपको पेपर सोच के करना है। आपको रिवीजन इसलिए करना है कि एग्जाम में कोई चीज आप पढ़ो तो तुरंत आपका माइंड बोले इसका आंसर ये है। वो स्पीडीनेस बना रहे, इसके लिए आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से चीजें माथे के ऊपर रहती है, एकदम सर के सामने। अभी एक न्यू एस्पिरेंट में जिसने सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा है और जो पुराने एस्पिरेंट, उसमें क्या डिफरेंस है? न्यू एस्पिरेंट चीजों को अभी अभी पढ़ा है तो उसके माइंड में वो ज्यादा समय के लिए रहेगा और नया नया रहेगा। पुराना एस्पिरेंट को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। वो रिवाइज नहीं करेगा तो चीजें उसके दिमाग के ऊपर से हट जाएगी और वो चीजें भूल जाएगा। इसीलिए चीजों को रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा बात, रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है? रिवीजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा कॉन्फिडेंस, अगर समझ लीजिए आज अपने पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कोर सब्जेक्ट है, इससे प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आपने इनको रिवीजन कंप्लीट कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया। आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए बस खाली। ऐसा फील हो रहा है आपको, बहुत अच्छा फील होगा आपको कि आपको लगेगा कि आपने मचा दिया। ये जो कॉन्फिडेंस आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करके फील होता है कि आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है, ये खाली रिवीजन के थ्रू ही मिल सकता है। बिकॉज एक बार रीड करने पे ना वो हल्का हल्का भूलता ही जाता है, पर रिवीजन उसको ट्रेन करता है आपके माइंड। फिर फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आपको महसूस होता है। तो ठीक है, आप समझ गए कि रिवीजन करना है।
तो रिवीजन कैसे करना, हाउ टू गो अबाउट इट। देखिए रिवीजन को आप अपने 3 बकेट में बाँट दीजिए। इसको बोल दिए फर्स्ट फोकस, इसको बोल दिए सेकंड फोकस, इसको बोल दिए थर्ड। ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए, बकेट में अलग-अलग। तो फर्स्ट बकेट में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स यानी कि पॉलिटी, कोर सब्जेक्ट्स यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ हद तक एनवायरनमेंट का थ्योरी पार्ट। ये आप समझ लीजिए 5-6 पार्ट आपने पढ़ लिया ना, तो प्रीलिम्स में एट लीस्ट 50 क्वेश्चन, मैं तो बोल रहा हूँ ये मिनिमम मैंने बताया, एट लीस्ट 50 क्वेश्चन इन सारी चीज़ों से डायरेक्टली आएगा। ये आपका फर्स्ट बकेट ऑफ फोकस होना चाहिए। क्यों फर्स्ट बकेट ऑफ फोकस होना चाहिए? इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा उसी पे पहले फोकस करेंगे ना, उसी को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। टाइम हमारे पास जो भी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम पहले इनको देना है, फर्स्ट फोकस वाले सब्जेक्ट को, ताकि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ पेपर का पोर्शन है वो क्लियर हो, कॉन्फिडेंस है उसमें। इसी सेम लाइंस पे हम लोग का सेकंड फोकस सब्जेक्ट बनेगा, जो कि है मेनली करंट अफेयर्स। अब देखिए कोई कितना ही बोल ले एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आता, पर आप मानिए या ना मानिए 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमी का और 8 से 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का और 7 से 8 क्वेश्चन एनवायरनमेंट का, 2 से 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का और कुछ पार्ट पॉलिटी का हमेशा करंट अफेयर्स से डायरेक्टली इंस्पायर्ड होता है, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को आपको सेकंड फोकस में रखना है। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा सारा अखबार खोल के पढ़ने लगो। करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि पीटी 365 जो है ये आपका रिवीजन मॉड्यूल है आपके सामने, इसी को आपको ध्यान देना है। अभी तक आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा उसको भूल जाइए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया है 5-10 पेज का हर एक करंट अफेयर्स का अपना तो ठीक है, उसको पढ़िए। अगर नहीं बनाया आपने रेगुलर फॉलो नहीं किया, सिंपल पीटी 365 खोलिए और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बस इतना ही है। ये अभी आपका करंट फोकस होना चाहिए। फिर आपका थर्ड बकेट ऑफ फोकस होना चाहिए फ्रिंज टॉपिक। फ्रिंज टॉपिक यानी कौन कौन से टॉपिक होते हैं? फ्रिंज टॉपिक माने ऐसे टॉपिक जैसे कि समझ लीजिए मैपिंग, डिफेंस का कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ दिया, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स आ गए उसमें 1-2 क्वेश्चन आ गया, फिर कोई इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 ट्रेंड आ गए, उसके ऊपर सवाल आ गया, कुछ रिपोर्ट्स इंडेक्स नए आ गए, कोई नए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए। इनके ऊपर भी प्रीलिम्स में आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम बनेगा ही बनेगा। अब ये क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन एकदम अनकन्वेंशनल हो सकते हैं जो आपको पता भी ना हो। उसको छोड़ते हुए 5 से 7 क्वेश्चन आप इजीली ये पार्ट पढ़ के कवर कर सकते हैं। पर सिंस ये फ्रिंज टॉपिक्स है, इनमें क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, इजी, हार्ड, विचित्र, आपका राइट होने का संभावना कम है, तो इनको आपको लास्ट में फोकस देना। थर्ड फोकस आपका होना चाहिए। आपने अभी तक जो फोकस दिया किसी भी सब्जेक्ट में वो सब ओके है, पर आज से आपका फोकस थर्ड फोकस में ही होना चाहिए। पहले आपका कोर फोकस, देन करंट अफेयर्स वाला पार्ट, देन फ्रिंज टॉपिक। ये भी बेसिकली करंट अफेयर्स ही कवर होता है, पर इसको लास्ट फोकस देना। ये फोकस प्लान करने का बेनिफिट क्या है? देखिए अगर आप फोकस प्लान नहीं करोगे ना, तब सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहोगे और कुछ भी पूरा नहीं होगा। फोकस प्लान करने से क्या है, आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, फिर आपको लगे एटलीस्ट ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी डन। ऐसे ही होना चाहिए। एग्जाम सामने है तो आप फोकस ज्यादा करके पढ़ाई करोगे तो आपका टाइम का राइट यूटिलाइजेशन होगा। और इसी बीच अगर किसी का क्वेश्चन ये आता है कि सर आप तो बोल रहे रिवाइज करो पर मेरा तो कुछ पढ़ना बाकी है तो क्या करें? देखिए वो पढ़ना बाकी है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है आपने लेट पढ़ना स्टार्ट किया है, आपकी चीजें पढ़ना बाकी रह गई, नो प्रॉब्लम। उसको आपको एकोमोडेट करना है। एकोमोडेट कैसे करोगे? पहले आप प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज ये कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट कवर करना चाहिए। देखिए नया में वही कवर कीजिए जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक और कुछ अदर तूफानी आपका बचा है तो उसको एक बार के लिए रुक के नया पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे ना तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन में हेल्प करेगा वो। और स्टैटिक पार्ट नया पढ़ने में हो सकता है आपको समझना पड़े तो इट माई टेक मोर टाइम। और करंट अफेयर्स में क्या सीधा आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन का काम भी करेगा, इसलिए पहले करंट अफेयर्स वाला पार्ट को आपको पढ़ना है। अगर जो बच गया है तो कैसे पढ़ना है, कोई नया अखबार खोलने की जरूरत नहीं, सीधा पीटी 365 को खोलना है और इस ऑर्डर में पढ़ना है। अगर आपका साइंस एंड टेक बाकी है तो पहले वो पढ़िए, फिर एनवायरमेंट वाला पार्ट पढ़िए, फिर इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़िए, फिर कुछ बच जाए तो पॉलिटी वाला हल्का देख सकते हो, उसमें भी करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाहर आपको करंट अफेयर्स कुछ नहीं देखना। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास और समय है, मैं और करंट अफेयर पढ़ सकता हूँ, तब आप कहीं ना कहीं जाके इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो मैगजीन है उसका थोड़ा सा और सिलेक्टिव लर्निंग ऑफ सोशल इशू गवर्नमेंट स्कीम्स में दे दिया है, ये आप देख सकते हो करंट अफेयर्स के मामले में। ये जो इकोनॉमी वाला पार्ट मैंने बोला यहीं पे इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ है तो सीधा समरी इकोनॉमिक सर्वे जो है ना सिर्फ वो खोलना है आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे का समरी खोलना है, वो की पार्ट को पढ़ना है। विजन में इसका बहुत अच्छा समरी दिया है, तो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, इसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कम से कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंटली आपका 1 या 1.5 दिन में मैक्सिमम आप समझ लो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाए। किसी का समझ लिया स्टैटिक भी कुछ बाकी रह गया है, तो करंट अफेयर का पार्ट आपने पढ़ लिया ना, फिर स्टैटिक में आप पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी ऑर्डर में जो बाकी है इसी ऑर्डर में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यही प्रायोरिटी है इनका एग्जाम में। तो ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ही आपका काम प्लानिंग की तरह प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट होगा। देखिए प्रायोरिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? पहला, एग्जाम में मैक्सिमम वेटेज है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, टाइम कम लगता है,
पर उसमें आउटपुट ज़्यादा अच्छा है, तब कंपैरेटिव बात चल रहा है। जिसमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकले वो आपको पढ़ना है। इससे आपका प्रायोरिटी डिसाइड होगा, ये 2 प्रिंसिपल के आधार पे। मैंने इसी आधार पे ये ऑर्डर आपको बताया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसी आधार पे आप खुद के लिए ऑर्डर बना लीजिए। इसके अलावा जो विषय आपका बच गया उसको भूल जाइए, तो ध्यान नहीं देना। अगर सब कुछ अभी छूट गया तो आज ही पढ़ने लगोगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होना बहुत मुश्किल है। इसी आपको प्रायोरिटी फॉलो करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट बिग क्वेश्चन ये है कि चलिए तो एक फोकस एरिया क्लियर हो गया। अब इसको दिन में कैसे डिवाइड करें? हाउ अ सिंगल डे ऑफ माई शुड लुक लाइक। आपका दिन कैसा दिखना चाहिए? देखिए, आपका दिन कैसे भी दिख सकता है, ये सब आपके ऊपर है कि आप कितना करते हो। पर मैं आइडियली बता सकता हूँ कि आइडियली क्या चाहिए आपको ध्यान देना है। आइडियली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आधा से ज़्यादा दिन, मोर देन हाफ ऑफ अ डे एंड मिनिमम एटलीस्ट हाफ ऑफ अ डे शुड गो इन रिविजन। रिविजन शुड बी प्रायोरिटी फोकस। आप सोचोगे रिविजन क्या करना है? रिविजन करने बैठे तो आपको समझ में आएगा क्या रिविजन। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपका एटलीस्ट फुल रिविजन होना इतना जरूरी है ना, स्पेशली सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, कुछ हद तक ज्योग्राफी, ये तीनों का आपका इतना सारा मैटर है भूलने वाला कि अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो भूलने का चांसेस बहुत हाई है। छोटे मोटे फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड, आपको कुछ समय एटलीस्ट 30%, 40 नहीं भी तो एटलीस्ट 30% ऑफ ए डे आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज। एमसीक्यू का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका और कोई सोर्स नहीं है तो। अगर आपका और कोई सोर्स है तो अदर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग है जो ऑनलाइन फ्री एमसीक्यूज देते हैं, जैसे कि इनसाइट आईएएस है, जैसे कि आईएएस बाबा है, जैसे कि फोरम आईएएस है। सब फ्री क्वेश्चंस देते हैं, इनमें भी जाकर सॉल्व कर सकते हो। ये सब डेली आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप वो वीडियो देख के समझ सकते हो कि कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद ये है, देखिए 5 से 10% जो मैंने लिखा है, देख के बहुत छोटा लग रहा है और बहुत ही अनइम्पोर्टेंट लग रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। इसका मतलब क्या है? आप दिन भर पढ़ोगे, क्या होता है पढ़ाई करते करते हम लोग बिगर पिक्चर देखना छोड़ देते हैं कि आप ये सब चीज क्यों कर रहे हो। क्या मतलब? आप दिन भर जो मेहनत कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम बेस्ट जाए। एग्जाम बेस्ट कैसे जाएगा? सिर्फ आप गधा मजदूरी करके सो जाओगे तो बेस्ट नहीं जाएगा ना। आपको एंड ऑफ द सोचना पड़ेगा कि आपने आज क्या नया सीखा, ऐसा चीज जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा, और ऐसे चीज आप अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो आने वाले दिनों में, ताकि एग्जाम से पहले उसमें परफेक्ट हो जाओ। तो वैसे चीजों को रिफ्लेक्ट कीजिए डे एंड पे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार सोचिए कि दिन भर में आपने आज क्या किया, उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखा जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, तो वो चीज नोट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल, आपने समझ लीजिए आज से पहले कभी एलिमिनेशन टेक्निक देखा ही नहीं था, और आपने नया नया सुना एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में और आपको सही लग रहा है, आपको लगता है कि आपको उसके बारे में जानना चाहिए, उससे आपका एक दो क्वेश्चन फायदा हो जाएगा एग्जाम में, तो तुरंत उसको या तो कहीं नोट कर लीजिए, ऐसे जगह नोट कीजिए जो आपको एग्जाम एंड के लिए आप रख के रखे हो। 1 या 2 पेज आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आप एग्जाम हॉल के पास लेके जाओगे, वहां पे एग्जाम हॉल में घुसने से पहले देखोगे। वैसा एक पेज हो सकता है जहां पे आप इसको नोट करना चाहोगे, या फिर लास्ट वीक में एग्जाम के पहले देखना चाहोगे। ऐसा पार्ट में आप ये वाला नोट कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर आप नहीं करते हो तो कैन बी वेरी चैलेंजिंग, आपको लॉस्ट फील होगा। आप डेली मेहनत करते जाओगे पर आपको बिगर पिक्चर नहीं दिखेगा, तो आपको लॉस्ट फील होता रहेगा, आपको लगेगा आपने कुछ टेंजिबल नहीं किया, आप डरते रहोगे, एंजाइटी बढ़ते रहेगा। इसलिए डेली डेली छोटा छोटा रिफ्लेक्शन ना आपके लॉन्ग टर्म माइंड पीस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, आपने ये समझ गया कि आपका एवरेज डे कैसे दिखेगा, पर अगला 60 दिन में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, की अचीवमेंट क्या होना चाहिए। हाउ शुड योर नेक्स्ट 60 डे टारगेट लुक लाइक। 60 डेज को आप ब्रेक कर लिए 4 बकेट में। पहला बकेट होना चाहिए नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, यानी अप्रोक्सीमेट 30 अप्रैल। देन उसके बाद 14 मई तक आपका होना चाहिए। देन 21 मई, देन एग्जाम का लास्ट वीक, इस वीक में एग्जाम पड़ेगा वो वीक। ऐसे आपका ब्रॉड बकेट डिवीजन होना चाहिए। तो आपके की टारगेट क्या हो सकते हैं कि 30 अप्रैल में भी 1 महीना से 1-2 दिन ज़्यादा है, आपका की फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका 1 फुल रिवीजन हो जाना चाहिए। फुल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि 2 सब्जेक्ट नहीं हुआ तो चलेगा, नहीं, सारा सब्जेक्ट जो जो आपको पढ़ना है। बेसिकली रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने एग्जाम के लिए जो जो प्रिपेयर किया ना अभी तक, सब A to Z रिवाइज कर देना, आपको बोलते हैं फुल रिवीजन। फिर उसके बाद आपको एक एटलीस्ट 1 फुल मॉक देना है इन द एग्जाम सेटअप। एग्जाम सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जब किसी एक क्लासरूम में जाते हो, वहाँ पे आपके बगल में और बच्चे बैठे रहते हैं, एक इन्विजिलेटर होता है जो पेपर छीन सकता है, वो आपसे कॉपी साइन कराता है। ये सब जो सारे स्टेप है एक्चुअल यूपीएससी में होने वाले हैं। तो आपको अभी अगले 1 महीने के अंदर एक बार अपने को चेक कर लेना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ताकि आपको पास टाइम रहे थोड़ा कोप अप करने के लिए। हो सकता है सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, पर अगर कुछ गलती कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर जान जाओगे ना अगले, तो आपका टाइम रहेगा उसको इम्प्रूव करने का, उसको मिनिमाइज करने का। वो एग्जाम टाइप सिचुएशन में एक बार जाना जरूरी है, इसलिए एटलीस्ट एक फुल मॉक दीजिए। कई सारी कोचिंग है जो कराती हैं, देखिए विजन आईएएस है, उसका अभ्यास होता है।
जीएस स्कोर कराता है, उसके बाद राउस कोचिंग कराता है। इनसाइट्स का भी स्टेप अप फ्री प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन आप डेली टेस्ट दे सकते हो, तो आप ऑनलाइन फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। ऐसा नॉ टेस्ट दिया स्टेप अप सीरीज में इनसाइट्स। ऐसे कुछ कुछ सीरीज है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और विजन और जीएस स्कोर मेरा पर्सनली ट्राइड है, दोनों में आप ऑफलाइन जाके फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो जिससे आपको बेनिफिशियल होगा। फिर आपका थर्ड टारगेट ये होना चाहिए, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एटलीस्ट एक बार सीरियसली देखना होना चाहिए। कब से कब तक? ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने 2018 से लेके 2022 तक सारे पेपर देख लिए। अगर टाइम बहुत कम आपके पास, एटलीस्ट 2020 से लेके 2022 तक के सारे पेपर फुल, एक एक पेपर का हर एक क्वेश्चन आपको देखना है। शुड बी टारगेट, ये सीरियसली देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो तीनों साल में कहीं ना कहीं से एक्सटेंडेड सवाल आया होगा या सेम सवाल आ गया होगा, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अगर उसमें आपका कोई गैप है, उसी का सॉल्यूशन देख के आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट बात। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको यूपीएससी टाइप क्वेश्चन देखने का आंखों को और दिमाग को हैबिट हो जाता है कि अच्छा यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी का क्वेश्चन में इस तरह ट्रैप होता है। इससे आपको एग्जाम, आपका आप मेंटली बेटर प्रिपेयर हो गए यूपीएससी एग्जाम देने के लिए। जो भी कोचिंग्स का मॉक होता है ना, वो आपको नियर यूपीएससी फीलिंग दे सकता है, पर एग्जैक्ट यूपीएससी फीलिंग आपको यूपीएससी दे सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका नेक्स्ट बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी आपका रिमेनिंग स्टेप है, आपके मन में कोई शंका है, आपको लग रहा है कि आपने मैपिंग कुछ नहीं किया, आपको लग रहा है आपने हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है आपने आईआर कुछ नहीं पढ़ा, ये भी आपका जो अवेलेबल टाइम है उसमें आपको ये धीरे-धीरे कंप्लीट करना है, एक-एक चीज़ पकड़ के। ऐसा नहीं कि थोड़ा मैपिंग भी खोल लिया, थोड़ा आईआर भी खोल लिया और फिर कुछ नहीं हुआ। एक-एक पढ़ के कंप्लीट कीजिए, तभी आपका टारगेट फिनिश होगा, तभी आप एग्ज़ाम में रियली कोई आपका स्टेक है। ये वरना फॉल्स होप मत रखिए। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं करना कठिन लग रहा है आपको, तो फिर आप फॉल्स होप मत रखिए। लोग आपको बहुत ही मिल जाएँगे यूट्यूब पे बोलने वाले, एग्ज़ाम वेरी ईज़िली क्लियर हो जाएगा, 115 ऐसे ही आ जाएगा। पर देखिए ऐसा होता ना तो अभी तक 9,90,000 बच्चे हर साल एग्जाम से एलिमिनेट नहीं होते। ये फैक्ट को समझते हुए मेहनत कीजिए। देखिए रिमेनिंग स्टेप आपका कोई है ना, तो उस पर आपको फोकस कैसे करना है। पहले कोर पार्ट देखिए। कोर पार्ट यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसमें कुछ बचा है तो पहले उसको फिनिश कीजिए, फिर आप पीटी 365 का पार्ट है उसको कंप्लीट कीजिए। ये ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट। जो मैंने टारगेट्स बताए हैं ना, इनका प्रायोरिटी इसी तरह है। और डेली आपके जो डेली प्लान है उसमें इन सबका कंपोनेंट डिवीजन होना चाहिए। आपको कैसे डिवाइड करना आपके ऊपर चॉइस है, पर मैंने ऊपर बता दिया आइडियली आपको कैसे करना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए आपका प्लान बनना चाहिए। ऐसा मान लेते हैं कि आपने ऊपर वाला प्लान पूरा 80% भी सक्सेसफुली कर लिया ना, तो आप 14th में वाला प्लान देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए आपका बर्डन कितना कम हो जाएगा। 14th में वाला प्लान में क्या आपको फास्ट पेस रिवीजन करना। दोबारा जब रिवाइज करोगे तो क्या अच्छा बात है ना, आपने फर्स्ट टाइम जब रिवाइज किया ना, तो आपने कुछ पार्ट अपने लिए हाईलाइट कर लिए होंगे कि अच्छा हाँ, ये वाला पार्ट जो है मैं बार-बार भूल जाता हूँ, ये वाला पार्ट जो है मैं मुझे टफ लगता है। तो आपको सेकंड रिवीजन में उसी पे ज़्यादा फोकस करना है और जो जो आपको अच्छे से आता है उसको खाली एक बार ग्लांस लेना है। तो इस तरह से आपका सेकंड रिवीजन जो है तो फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये बात खास बात है। सेकंड में एक और फुल मॉक आपको कम से कम देना है। एक और फुल मॉक देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप एग्जाम के जितना नजदीक मॉक दोगे ना, उसका परफॉर्मेंस आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट रहेगा, अच्छा या बुरा। तो अपने मान के रखते हैं कि अपने सब कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, तो बेटर रहेगा कि आप 2 हफ्ता पहले मॉक देना बंद कर दो, फुल मॉक। ठीक है? अब 14 मई तक लास्ट जो फुल मॉक देना है दे लो, 2 या 3 जितना आपका इच्छा है। किसी को 10 देना होता है, किसी को 50 देना होता है, सभी का पर्सनल चॉइस और प्रैक्टिस है। बट आपको लास्ट फुल मॉक 14 मई तक दे देना चाहिए, अच्छा रहेगा। एक फुल मॉक और बाद में भी दे सकते हो, पर 21 मई से बाद तो बिल्कुल नहीं देना। लास्ट वीक में आपको कोई मॉक का देना जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आपको जो प्रीवियस मॉक आपने दिया था या फिर आपने प्रीवियस कोई एमसीक्यू सॉल्व किया, उसको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। देखिए लास्ट का 1 मंथ जो होता है ना, लास्ट 30 डेज, आपको कोर फोकस रहना चाहिए कि जितने भी आपने टेस्ट दिए, उसमें क्या गलती किया या उसमें क्या सीखा, वो वाले चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। इसीलिए मॉक वाला पार्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। फिर उसका थर्ड टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आपके जितने भी लिस्ट है, आपके प्रिपरेशन में इतने जितने भी आइटम्स हैं, तो आपको लगता है कि आप भूल जाते हो, या तो कोई मैप है, या तो कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, या कोई फैक्ट है, तो आपको लग रहा है आप भूल जाते हो, तो ब्रॉड आइटम बना लीजिए कि आपको रिवाइज करना है G20 कंट्रीज, ऐसे, या आपको रिवाइज करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन है। ऐसे अपने लिए ब्रॉड लिस्ट बना लीजिए। ऐसा नहीं कि लिस्ट बनाने में आपका सारा समय चल जाए, पर ये आपका दिन में अगर आप 10-15 मिनट डेली देते हो तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और एकदम छोटा लिस्ट बनाइए। 10-15 मिनट देने का मतलब नहीं कि 20 आइटम लिख लिया डेली डेली, तो आपका 14 दिन के एंड में आपके बहुत आइटम बच जाएंगे जो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सिर्फ की आइटम आपको लगता है कि ये आइटम ध्यान देने लायक इंपॉर्टेंट है और मैं भूल जाता हूँ, उसको बनाइए। और हेडिंग बनाइए, बस पूरा आइटम मत लिख लीजिए। तो सोर्स नोट करना कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा अगले 7 दिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपका 30 अप्रैल कंप्लीट होता है, आपका फोकस इस चीज पे भी आना चाहिए
कि आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को अलाइन करना स्टार्ट करना है। देखिए, आपको सभी को पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 11:30 तक चलता है। GS1 हो गया। इसी तरह GS2 जो है वो 2:30 बजे स्टार्ट होता है और 4:30 बजे तक चलता है। तो ये 4 घंटा आपको इंश्योर करना है कि आपका माइंड अलर्ट है। अलर्ट है इसका मतलब आप जिस जगह में बैठ के एग्जाम घर में पढ़ाई करते हो, उस जगह पे आपको 4 घंटे, ये 4 घंटे जरूर बैठना है और कुछ ना कुछ पढ़ना है या सॉल्व करना है। आपका माइंड चलना चाहिए। बेसिक पर्पज ये है, वो भी एग्जाम के इंटेंसिटी के बराबर। ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है घर में करना, बट आपको उस तरह आपका माइंड को फोकस रखना है। एक फाइनल टारगेट जो 14 मई से पहले कंप्लीट करना है। एक बार आपको PT 365 खासकर रिवाइज कर लेना है। ये मैं अलग से इसलिए लिखा हूँ कि देखिए, आप पढ़ लोगे, अभी रिसेंट पढ़े रहेगा, रिसेंट पढ़ा रहेगा, तो आपको 14 मई से पहले एक राउंड रिवाइज कर लोगे, स्पेशली साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी वाला पार्ट। ये अगर आप देख लेते हो तो आपको करंट अफेयर्स में और कॉन्फिडेंस आता है। जो फोर्थ बकेट है, 21 मई तक वाला बकेट है, उसमें आपको सबसे पहले करना है रिवाइज प्रीवियस मॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीक आपका लगभग हल्का होने वाला है। फिर एक फाइनल मॉक अगर आप देना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने अभी तक मॉक नहीं दिया है या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको ये 21 मई तक वाला टाइम यूज करना है। एक मॉक आप दे सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट कंपल्सरी, नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। सेकेंड बात यह है कि वो जो लिस्ट आपने बनाया था ऊपर ना, जो चीज आप भूल जाते हो, लिस्ट को लेके रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। 7 दिन में आपको उसी पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपका कोर फोकस होना है। फिर उसके बाद बचे हुए टाइम पे साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट वाला दोबारा एक बार PT 65 रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आप मान के रखिए, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में छपा हुआ है, तो इसी से पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो। अनटिल अनलेस आप साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के एक्सपर्ट हो, इसी से पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये इतना पावर है इस चीज में, इन दोनों में एटलीस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एनवायरमेंट का 150 पन्ने का जो PT 65 पूरा रट लेना है। कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ही पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। अदर रिविजन आप जो भी कर सकते हो 7 दिन में, इस 7 दिन में आपको मैक्सिमाइज कर देना। ये वीक आपको थोड़ा रिविजन हेवी तो रहेगा ही, पर आपको वो चीजें रिवाइज करनी है जो आपको लगता है मिल लिया आप भूल जाते हो। और इसमें भी ये वाला बात टू रहेगा, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम टाइमिंग्स पे अपने आपको एक्टिव रखना है। 21 मई तक आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको अपना एग्जाम स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लेना है। आपने जो भी मॉक्स दिया है, आपके क्या कमी रही, क्या पॉजिटिव बात रहा, क्या नेगेटिव बात रहा, सबको ध्यान करते हुए एक पेज में आप लिख लीजिए कि आप एग्जाम को कैसे अप्रोच करोगे। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, आने के बाद अगला 2 घंटा आप अपने को कैसे नेविगेट करोगे पेपर में, आप क्वेश्चन टिक कैसे लगाओगे, OMR बबल कब करोगे, ये सब बातें अपने मेंटल रूप में एटलीस्ट फाइनलाइज कर लीजिए। हो सके तो पेपर में लिख लीजिए। ये सब आपको 21 मई से पहले पहले कंप्लीट कर देना। फिर आता है लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम। लास्ट 7 डेज देखिए, आपका कोर फोकस इसी चीज पे होना चाहिए। आपको पूरा हफ्ता अपना मन हल्का रखना है। आपका एंजाइटी आसमान फाड़ के निकल जाएगा, पर आपको अपना दिल हल्का रखना और बोलना ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया होगा। अपने आप को कंफर्ट कीजिए। पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे दिमाग में लगाइए, उसको उससे थोड़ा जूझिए, उसको क्वेश्चन कीजिए, क्यूरियोसिटी खेलिए, और फिलोसॉफिकल होइए, उस पर खेलिए। MCQs हो सके तो सॉल्व कर लीजिए। कुछ प्रीवियस टेस्ट आप रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी आपको रिवाइज और करना नहीं है। आपको लगता है ना अभी आपके पास टाइम है, एक बार पॉलिटी रिवाइज कर ले, तो ये 7 दिन में अगर आप रिवाइज कर रहे हो, उसका नेट नेट कोई बेनिफिट निकलने वाला है कि जो आपने 21 मई तक पढ़ लिया है, एग्जाम में वही रिफ्लेक्ट होगा। लास्ट 7 दिन में आप यही कर सकते हो कि कोई टेस्ट आपने सॉल्व किया है या MCQ आपने सॉल्व किया है, उसको एक बार ग्लांस ले सकते हो कि उसमें किस टाइप का मिस्टेक किया, कोई अद्भुत इफेक्ट आपको उसमें नोट करना है तो नोट कर लिया। वो आपको शायद थोड़ा हेल्प कर देगा। पूरा ये जो मेहनत आप करोगे ना, उससे 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ही ज़्यादा राइट कर पाओगे। इसीलिए इस वीक को लाइट रखने में फायदा है। तो अगर आपको माइंड जितना फ्रेश रहेगा ना एग्जाम डे पे, जितना फ्रेश रहोगे उतना आपका गेस वर्क स्ट्रांग हो जाएगा, गेस पावर उतना स्ट्रांग होगा, उतने कॉन्फिडेंट रहोगे आप। उससे आपका एग्जाम क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा अच्छा है, rather than स्ट्रेसिंग आउट इन द लास्ट 7 डेज। यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में एक आखिरी बात यह है, कुछ खास एडवाइस आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, एंजाइटी रहेगा, जैसे ये 60 दिन 30 दिन में बदल जाएगा, 30-15 में बदल जाएगा, 15-7 में बदल जाएगा और 7-1 में बदल जाएगा। आपका एंजाइटी ऐसे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। एंजाइटी बढ़ना इज अ गुड इंडिकेशन। एक होता है फियर, फियर जो है थोड़ा अच्छा होता है और मैक्सिमम बुरा ही होता है, पर एंजाइटी जो है जनरली इंडिकेट करता है कि आपके मन में कुछ चिंता है अपने लिए। यू केयर अबाउट योर सेल्फ, आपने मेहनत किया, आपको उसका चिंता है, तो उस एंजाइटी से बाहर निकलिए। पहली बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आप एंजाइटी में हो। कभी ऐसा फील हो तो जरूरी नहीं है होगा। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये जनरल ट्रेंड है, इसका मतलब नहीं आपको एंजाइटी होगा। मुझे तो बहुत हुआ था, हो सकता है आपको ना हो, पर इसको एक्सेप्ट कीजिए और बिलीव कीजिए कि ये सब चीज़ एक पार्ट है, आपको नहीं सारे स्टूडेंट्स को होता है। और मूव कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको डर लग रहा है, किताब खोल के बैठ जाइए। आपको डर लग रहा है तो आप कुछ रिवाइज कर लीजिए।
आप फालतू सोचिए मत, बस ओवर थिंक मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने आप में बिलीफ रखिए, अपने आप को टाइट कीजिए कि यार मैं कर सकता हूँ, यार मैं कर सकती हूँ। अपना बेस्ट शॉट दीजिए, आप आराम से एग्जाम पास करेंगे, कोई फालतू चीज आपको रोक नहीं सकती, ये बात ध्यान रखिए। कभी भी एंजाइटी फील हो, बस तो यही था मेरा सजेशंस, यही था मेरा स्ट्रेटेजी, यही था मेरा एडवाइस। और भी कोई डाउट्स आपके मन में है, आप यूट्यूब का कमेंट बॉक्स उसको यूज कीजिए भरपूर, उसमें कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आइए हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चैनल भी है हमारा और ग्रुप भी है। ग्रुप में आप लिख सकते हो, खुद से टाइप कर सकते हो, ग्रुप में आके अपने डाउट्स लिखिए। श्योरली विल होप कि बाकी एस्पिरेंट्स या मैं मिलकर उसको एड्रेस कर सकूं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।